नमस्कार। कैसे हो सभी। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नव भारतीय स्टडी सर्किल पर। आज मैं 12th क्लास का चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा। उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि डी ब्लॉक होता क्या है, डी और एफ ब्लॉक होते क्या है। अपनी सारणी के अंदर एक तरफ एस ब्लॉक होता है, एक तरफ पी ब्लॉक होता है, जिसके बीच में जो भी ब्लॉक है, बॉक्स है, उस बॉक्स को अपन डी और एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलते हैं। क्लियर है कम? द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके सामने है, यह है एस ब्लॉक एक तरफ, यह है पी ब्लॉक एक तरफ, बीच में बचा हुआ डी और एफ ब्लॉक। और जो बीच वाला बॉक्स है, जो हमारा चैप्टर 8 बीच वाला बॉक्स, इसे संक्रमण, ये जो भी तत्व होते हैं जो संक्रमण तत्व होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि संक्रमण तत्व कैसे हुए, क्योंकि जो भी मतलब विद्युत ऋणता वगैरह जो भी इधर से इधर बढ़ती है तो बीच में डी और एफ से गुजरती है, तो हुआ ना संक्रमण। जैसे कि दो कैंडिडेट हैं, अभी फिलहाल कोरोना चल रहा है तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक कोरोना पॉजिटिव है, एक उसके सामने है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये कोरोना पॉजिटिव जो इसका ये संक्रमण फैला देगा इसके पास, यहाँ से संक्रमण यहाँ जा रहा है, बीच में से रास्ता है ना, इतना गैप, यहाँ से संक्रमण हो रहा है तो इसके भी हो जाएगा, मतलब दोनों में संक्रमण हुआ तो बीच में से हुआ ना। जो ये बीच वाला है ये क्या संक्रमण का एरिया है। तो यहाँ क्या है अपना चैप्टर 8, समझ गए ना। तो आ जाओ, यह ग्रुप 1 और 2, फिर ये स्टार्ट होता है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। फिर 12 के बाद 13 से 18 तक होता है पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये हो गया बेसिक। और फिर 57 पे अपना होता है लेंथ नाइट, 57 पे अपना होता है लेंथ नाइट, और 89 पे होता है एक्टिनाइट। तो जब ये टेबल बनी, पीरियोडिक टेबल, तो सोच रहे थे कि अब इसको बढ़ाएं, क्या करें, क्योंकि लेंथ नाइट एक्टिनाइट जो अलग ही है, इनको बाद में सोच के इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया, समझ रहे हो। अब वो नीचे आता है ना जो भी एलिमेंट्स, वो लेंथ एक्टिनाइट वो है। तो चलते हैं आगे। दिख रहा है साहब, ये सेंटर है। सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्री रहते हैं। ये हो गई इसकी कक्षा, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ा सा बोला, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते हैं। तो इसमें होता है जो अपने कोई भी एलिमेंट्स है उसका परमाणु क्रमांक जो डी कक्षक में भरा जाता है, जो डी में भरा जाता है, वो डी ब्लॉक में आता है। जैसे कि ये है बाहरी कक्षक हो गया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा कि किसको देना है, कहाँ से लेना है, क्रिया करेगा तो ये वाला करेगा, इसके पास जाना जो भी है। और ये है यहाँ, ये नाभिक।
तो आपके बीच में आएगा प्रभावी नाभिक आवेश प्रेरक्षण प्रभाव। तो यहां से होगा वो, ये नाभिक, इसमें प्रोटॉन पर धनावेश बढ़ेगा ना, धनावेश बढ़ेगा प्रोटॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षण होंगे, तो ये होगा प्रभावी नाभिक आवेश। और प्रेरक्षण प्रभाव क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है इससे काफी दूरी पे है नाभिक पे, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इसको बाहर धक्का मारेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले इसको फोर्स करेंगे, तो ये नाभिक से दूर चले जाएंगे, तो नाभिक का प्रभाव कम होएगा, ये होगा प्रेरक्षण प्रभाव। और जब धनावेश बढ़ेगा नाभिक में, यहाँ पे जो प्रोटॉन पर धनावेश बढ़ेगा, धनावेश, इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कि ये लोहा है, ये लोहा है, ये बॉक्स मारो, ठीक है, ये चुंबक इतनी है, ये चुंबक है, ये चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यदि हम इसी चुंबक का आकार बढ़ा दें, ये है चुंबक इतनी बड़ी, यहां पे जैसे धनावेश बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार हम चुंबक को मार दे, चुंबक बहुत ज्यादा चुंबक हो गई है, 4-5 चुंबक एक साथ अपने करती, तो ये लोहा है, तो ये बहुत आसानी से इसके पास में आ जाएगा, तो इसका पावर बढ़ गया, इसका खींचने की क्षमता ज्यादा हो गई, तो ये लोहा तुरंत ही इधर आ जाएगा। यदि ये इसके बराबर है तो कम आकर्षण होगा, यदि ये ज्यादा है चुंबक, मतलब इस पे ज्यादा धनावेश आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षण करेगा। इसी प्रकार ये जल्दी से यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि इसकी आकर्षण करने की क्षमता बढ़ गई। ये यहाँ पे फॉलो हो रहा है प्रभावी नाभिक आवेश, तो आगे मैं बताऊंगा, तो आपको समझना नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। अब चलते आगे, अब बात करते कक्षक की, जो डी होता है ना, डी कक्षक, उसकी बात करते हैं कि कैसे वो त्यागता है, और जो भी वो क्रोमियम है, जो अपवाद है, जो डी की तरह सिमिलर प्रदान करता है, तो वो भी देखते हैं कि वो अपने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे देता है, कैसे लेता है, तो वो यहां से समझ में आएगा। व्हाट इज द स्पेशल अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या स्पेशल है, जो मेन चीज है वो मैं बता रहा हूं। यह नाभिक जो मैंने अभी बताया, ये इसके कक्षक हो गए, काउंट n बराबर 1 2 3, ये n हो गया ns, और ये हो गया n-1 d, ठीक है, और इनके मध्य हो गया डेल्टा ई एनर्जी, इसमें देखा लेस एनर्जी गैप बिटवीन ns एंड n-1 d, इन दोनों के मध्य मतलब गैप बहुत कम है, तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आपस में उछल कूद करते रहते हैं, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में, ऊपर वाले के नीचे वाले में, यहां से, क्यों, क्योंकि इनके मध्य गैप बहुत कम है, इसको बोलते हैं लेस एनर्जी गैप, ठीक है, हाँ ये हो गया। तो इसमें होता क्या है कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम उसमें देखो D4, उसके अंदर D4 आना चाहिए, लेकिन D4 नहीं आके D5 आता है, D5 आता है, क्योंकि वो S से एक ले लेता है, S में से एक, यहाँ का S यहाँ से बन लेगा, ये अपना अर्ध कक्षक पूर्ण कर लेगा, वो अपवाद है, तो वो यही फॉलो करता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, दो दीवार है, पास पास में, दो दोस्त साथ में रहते हैं, एक इस घर में एक इस घर में, बीच में दीवार का गैप बहुत कम है, जब भी उनको आना जाना होगा तो वो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, क्योंकि बीच में गैप बहुत कम है। यदि ये गैप दूर हो तो वो इस वाला इधर नहीं जा पाएगा, इस वाला इधर नहीं जा पाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ कब जाएगा, जब पास में होगा, गैप बड़ा है तो नहीं जाएगा, यदि जाएगा तो नीचे गिरेगा, यदि पास है तो इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ऐसे इलेक्ट्रॉन का खेल है, तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा,
और ये फिर परमाणु क्या आवेश मैंने भी बता दिया था। सेम यही चीज फॉलो करेगा हर जगह सेम, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जो क्रोमियम है, जिंक तक। इसका परमाणु क्रमांक 21। तो हम आपको ये आगे जो आपको मैं बता रहा था ना कि कूद कूद के जा रहे थे ऊपर नीचे, वो यहाँ फॉलो होगा, इधर फॉलो होगा, इधर फॉलो होगा, क्योंकि बताया था ना D4 होना चाहिए, D4 लेकिन नहीं होता, इसमें होना चाहिए ये 9 है और D9 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन ब्लॉक में 3D4 एंड 3D4 एंड 3D9 ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं क्रम से ये होता है, लेकिन फिर जो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे चले जाते हैं, उसी वजह से ये S का एक लेता है। जैसे देखते हैं स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम को परमाणु क्रमांक 24, तो ये इसका लास्ट जो कक्ष ये हो गया, इसमें 3D4, इसमें देखते हैं 3D3 4S2, तो इसके बाद में 3D4 आना चाहिए ना, हाँ ठीक है, D3 बाद में D4 आना चाहिए, लेकिन D4 नहीं आ रहा, यहाँ पे D8 के बाद D9 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो ये S है यहाँ से ये एक ले लेता है, और ये अपना D है ना, अपना अर्धक पूर्ण करता है, D5, ये तो D5, क्योंकि D में टोटल होता है 10, तो ये पूर्ण हो गया, और इसका अर्ध कितना, आधे कितना होगा 5, तो अपना अर्धक पूर्ण पूरा पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इसमें ये होगा, ये अपवाद है, और ये जिनके इसमें 29 में, हाँ 29 में है, ये 9 होता है, लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि S से एक लिया और ये 10, ये अपना पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो ये है मतलब इससे ये रहा, ये यहाँ वहां फॉलो करता है, ठीक है। देखो ये रहा, बोल रहा है 3D में ये नहीं होगा, होना चाहिए लेकिन नहीं होता, 3D3 4S2, 3D5 4S1, दिख रहे हैं ना, लॉक कर रखा है। फिर 3D5 4S2, तो यहाँ वाले इसने ले लिया अपना अपना आधा कोष पूर्ण कर लिया, स्टार लगा रखा है ना, इधर इधर ये हो जाएगा, ये 21 इसका परमाणु क्रमांक, इसका 22, इसका 23, ये 24 पे आ गए, तो बाद है 25, ये लोहा है, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये जिंक है 30 पे, इसमें 3D10 आएगा, ठीक है। और जो ये आर्गन है, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है आर्गन का, 18 से बाद में 19 से 20 21, टोटल हो गए 21। स्केडियम, स्केडियम हो गया 21 पे, जैसे है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है देखो 18 19 20 20 से 7 27, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 27। तो यहाँ से इसको डिनोट कर रखा है, इतना लिखना नहीं पड़ेगा, इसके आगे जो लास्ट वाला है ऐसे डिनोट कर रखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
इसमें होता है 3 ट्रांजैक्शन सीरीज होती है। 3 ट्रांजैक्शन सीरीज मतलब 3D 4D 5D 6D। जो ये 6D है ना, अभी तक खोजी नहीं गई है, वैज्ञानिक लगे हैं इसमें, ठीक है। और ये अपने जो मैं बताऊंगा 3D 4D 5D है जो दे रखी है, जैसे कि इसके अंदर 3D हो गया 21 से 30 तक 30, और सेकेंड ट्रांजैक्शन सीरीज हो गई, इसमें फील आता है, इसका फील आता है 4D ऑर्बिट का, और यहाँ फील आता है 3D ऑर्बिट्स का, ठीक है। और यह हो गया सेकेंड ट्रांजैक्शन सीरीज हो गया, इसमें है 89 जिंक, 89 नहीं होगा इधर 30, हाँ हाँ ठीक है। और ये होगा कैडमियम तक 4 इसका देखता हूँ मैं। हाँ ये 39 से 48, वो 39 होगा, वो फिर लगा 57 89, यहाँ से ये लेंथ में 89 होगा। 39 से 48 फर्स्ट वाला था, 21 से 30, ये 39 होगा, 89 लिख रखा है। थर्टी नाइन होगा, 39 पीडीएफ में सीख रहा था। 39 से 48 तब मैं लोग कि 89 कैसे हो, ठीक है। ये 39 से 48 तक हुआ। कौन सी सीरीज चल रही है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज हो गई, सेकंड ट्रांजैक्शन सीरीज हो गई, ये सेकंड। अब चलते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन सीरीज में। ये हो गई थर्ड ट्रांजैक्शन सीरीज, इसमें फील आता है 5D का, और इसके तत्व होते हैं 57 से 72, जो आपको फर्स्ट में बता दिया था मैंने। फिर आता है फोर्थ ट्रांजैक्शन सीरीज, फोर्थ इनकम्प्लीट है, और इनका जो एलिमेंट्स जो भरे जाते हैं n-1 D 1 से 10 ns 1 से 2, 1 से 2, ठीक है। इक्वेशन मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्केडियम परमाणु क्रमांक 21 हो गया इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। जिंक आता है 30 पे, स्केडियम आता है 21 पे। ये बोल रहा है कि यह संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? जो आपको मैंने सोल्व कर बता रखा है, क्योंकि इसमें होता है डी के अंदर 10, ये अपना कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। ये रहा स्केडियम 3D1 4S1 ग्राउंड स्टेट के अंदर, ये तो जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट, जिंक 30 पे आता है, 3D10 4S2, इसने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, ठीक है। अष्टक पूर्ण हो गया, और ये ऑक्सीजन स्टेट, इसकी ऑक्सीजन अवस्था हो गई है 2, Zn प्लस 2 ऐसे लिखा जाता है। तो फिर हो गए 3D10 और 4S0, क्योंकि यह अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, इसलिए संक्रमण एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार।
थ्योरी में इतनी देर तो डायग्राम चल रहे थे, लेकिन अब नोट्स के रूप में इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। चलो अध्याय 8 डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वे तत्व जिनमें परमाणु में आने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो डी कक्षा में होता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, ठीक है, वो डी कक्षक में आता है, डी कक्षक में भरे जाते हैं, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम हमारी जो सीरीज होती है इसमें फिल करते हैं। जो डी कक्षक में आता है, जो डी में आएगा वो डी ब्लॉक का तत्व होगा, ठीक है। जैसे वर्ग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये होता है 3 से 12 तक। इधर एस ब्लॉक हो गया और इधर पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया होगा, क्लास में मैं बार बार रिपीट करता हूं तो क्लास में याद हो जाता है लगभग। हाँ, ये हो गया 3D श्रेणी, जो आपको सीरीज होता है 3D, और ये 4D, और ये 5D, और ये 6D। इसमें 3D का फील आता है, इसमें 4D का फील आता है, इसमें 5D का फील आता है, इसमें 6D। तो स्केंडियम है 21 पे, टाइटेनियम हो गया 22, 23 वेनेडियम हो गया, क्रोमियम, ये तो अपने आप में स्टार है, क्रोमियम, मैंगनीज हो गया, फेरस, लोहा हो गया, कोबाल्ट 27 पे, निकल 28 पे, कॉपर 29 पे, और जिंक 30 पे। ये कैसे आप, इसका तो मुझे ट्रिक पता है। फिर कोई निकला कॉपर जिंक, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। उस ट्रिक तो एक बार मैं से बता दूंगा। 4D के अंदर होगा 39 से 48 तक, 48 तक, ठीक है। और ये होगा लेंथ नेट। ये एक्टिनाइट तो शायद आपके सिलेबस से हटा दिया है मेरे अनुसार, ये तो अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये 89 से होता है, ये 57 को अलग ही एक नीचे टेबल बना के रख दिया है। चलते हैं आगे। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns2। ये होता है इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसमें ऐसे भरे जाता है। और यह है डी ब्लॉक के तत्व एस व पी के ब्लॉक के मध्य पाए जाते हैं, जो मैं कब से बता रहा हूँ, इनके मध्य होता है, जो हमने लैंग्वेज में पढ़ लिया। इनके मध्य पाए जाने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व कहते हैं बीच में होता है, मैं कब से बता रहा था तो आपको लैंग्वेज में याद। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें निम्न ऊर्जावस्था में या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे जाते हैं। समझ लो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। संक्रमण तत्व वापस पढ़ो इसको। संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनमें निम्नतम ऊर्जा अवस्था, जिनमें ऊर्जा अवस्था निम्नतम ऊर्जा अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक आंशिक रूप से भरे जाते हैं। डी कक्षक है ना, आंशिक रूप से भरे जाते हैं, मतलब पूरे नहीं भरे जाते, तो आंशिक रूप से इसलिए होगा संक्रमण तत्व। जैसे कि और जो कोष है जो पूर्ण रूप से भरे जाते हैं, आपको मैंने बताया था ना, जिंक है जिसने अपना कंप्लीट किया, कैडमियम है, मरकरी है, यूबी, डी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसलिए ये तत्व संक्रमण धातु की अंतर्गत नहीं आते, लेकिन समान गुण के कारण डी ब्लॉक में कहते हैं। यह आपको ने बताया था ना कि ये समान गुण दर्शा रहे हैं, इसलिए इनको डी ब्लॉक में रख रखा है, ये तो नहीं रखते। और इनके जो डी कोष वो पूर्ण है, लेकिन डेफिनेशन पता है अपन को कि इनके पूर्ण नहीं होते, लेकिन इनके पूर्ण है फिर भी डी ब्लॉक में। तो इसका रीजन ये दे रखा है क्योंकि इनके गुण समान होते हैं, इसलिए इन्हें भी डी ब्लॉक तत्व कहते हैं और इनके अंदर रखा गया। और डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट्स हैं। वर्ग 3
3 से 12 के तत्व, 3 से 12 ये हो गया आवर्त, ठीक है, 7 आवर्त, और ये वर्ग हो गए 18 वर्ग। ये क्या बोल रहा है, वर्ग 3 से 12 के तत्व स्टेडियम, ये ले रहा वर्ग, ऐसे जो होते नहीं ये वाले, इनको ले रहा है, देखो जिंक 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 जिंक, हाँ ये देखो जिंक कैडमियम मरकरी, ये रहा। इनके डी उपकोष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जो ये संक्रमण तत्वों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन समान गुण के कारण डी ब्लॉक में रहते हैं, तो ये वाले हैं वो, ठीक है। कहाँ तक आ गए थे अपन, हाँ ये अविशेष तत्व जो आपको ने बताया था ना अभी, ये वाले वो ये है जो अविशेष तत्व है, ठीक है। दूसरे संक्रमण तत्व विशेष संक्रमण तत्व कहलाते हैं, जो कुल है 32 3D सीरीज के अंदर। इनका 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D 1 से 10 होगा, इस में, और फिर 4s 1 से 2, और इसमें ये 4D के अंदर 4D हो जाएगा, 4D वही सेम 1 से 10, और s के अंदर 4D के अंदर 4 5 1 से 2, लगभग सेम होगा। 5D में आ जाएगा 5D 1 से 10, और 5 के अंदर s भी हो जाएगा 1 से 2, और 6 के अंदर 6D वही सेम 1 से 10, ठीक है। 5 6 3 4, हाँ 4, ये 7 में आ जाएगा, 7s में 1 से 2, 5 6, ठीक है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें पे अपन फिल करते हैं। आ जाओ, क्या दे रखा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणधर्म में सामान्य प्रवृत्तियां पढ़ते हैं। परमाणु आयनिक त्रिज्या का आकार, ये आकार बता रखा है, ठीक है, पहले आकार बता रखा है, और हाँ बस यही बॉन्ड है। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने से तो आयनिक त्रिज्या का मान घट जाएगा, ये मैं बता दूंगा, बहुत ही आसान है। चलो पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। इनका जो त्रिज्या का आकार वगैरह है जो पढ़ते हैं यहाँ से। आवर्त सारणी में, जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, ठीक है। ये आवर्त सारणी मानो, ये होगा लेफ्ट या राइट। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, राइट कैसे चल रहा है, हाँ चल रहा है, यू पैटर्न, बाएं से दाएं जाने पर ये बायां हो गया, दायां होगा। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिक का आवेश, प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ेगा। तो मैंने बताया था प्रभावी नाभिक का आवेश, जब यहाँ प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन पे धनावेश बढ़ेगा, प्रोटॉन पे धनावेश बढ़ेगा, क्या हो रहा है, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ा रहा है। प्रभावी नाभिक के आवेश मतलब नाभिक में आवेश, तो जिसमें नाभिक में तो प्रोटॉन पे धनावेश बढ़ेगा, तो
तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षण करेगा। तो ये हो गया प्रवाही नाभिक आवेश। आगे चलो, प्रवाही नाभिक आवेश बढ़ता है तब परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होता है जिससे परमाणु का आकार कम होता है। कि परिरक्षण प्रभाव कम होगा जिससे परमाणु का आकार कम होगा। तो ये मैं आपको डायग्राम से बता देता हूं एक बार। इधर है काफी जगह, हाँ ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज बोल रहे हैं वैसे और सामने बाएं से दाहिने जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है। प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है तो परिरक्षण प्रभाव कम होता है। परिरक्षण प्रभाव कम होता है। तो डायग्राम समझो उसको। क्वेश्चन संख्या, इसमें ये नाभिक सेंटर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसमें धनावेश बढ़ेगा। धनावेश बढ़ेगा तो ये जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करेगा। ये प्रभावित तो कर रहा है ना, तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ेगा। प्रभावी नाभिक आवेश यह आकर्षण कर रहा है, ये तो क्या है, प्रभावी नाभिक आवेश है। प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों, हाँ यहाँ पे चलो, परिरक्षण प्रभाव कम होगा। तो परिरक्षण प्रभाव कम क्यों होगा, ये यहाँ पे आकर्षण कर रहा है। जो ये दूर है इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कक्षा है, एक और कक्षा मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा। सेम है ना, तो प्रतिकर्षित करेगा। तो ये यहाँ से दूर पड़ गया, नाभिक से दूर है, तो नाभिक मतलब यहाँ पे कम कंट्रोल होगा। जिससे अपन ज्यादा दूर होंगे ना वो उतना पकड़ कम करेगा। तो यहाँ इसका पकड़ कम है, अरे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर धक्का मारेगा, क्योंकि इसका प्रभाव पहले भी कम और इसको फोर्स कर रहा है। ये क्या होगा, यह प्रभाव, यह होगा परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव कम होना ही है फिर तो। परिरक्षण प्रभाव कम होता है जिससे परमाणु का आकार कम होगा, परमाणु का आकार कम होएगा। फिर बीच वाले तत्वों में प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों समान होते हैं। बीच वाले तत्वों में, जो बीच जो सेंटर में होता है ना, उन वाले तत्वों में यहाँ वाले जिसमें इनका आकार लगभग समान होता है। ये दोनों समान हो तो ठीक है, यदि एक कम होगा तो एक बढ़ना है। यही से आगे चलो। बीच वाले तत्व में प्रभावी नाभिक आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों समान होते हैं। हाँ ये हो गया। अंतिम तत्वों के डी कक्षक पूर्ण बराबर होने के कारण जो अंतिम कक्षक होते हैं, मरकरी वगैरह, एसजी वगैरह, जो आपको बताया तो लास्ट में होते हैं, वो डी कक्षक पूर्ण बड़े होते हैं। तो इनका परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिक के आवेश की तुलना में बढ़ जाता है। इनका परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि तो उनको कोई जरूरत ही नहीं है, उनका अष्टपूर्ण है। अष्टपूर्ण है तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा। आपको मैंने बताया था ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ अंदर वाले इसको धक्का लगाएंगे, ये दूर है पहले भी, ठीक है। तो वही दे रखा है कि अंतिम तत्वों के डी कक्षक पूर्ण बड़े होने के कारण इनका परिरक्षण प्रभाव प्रभावी नाभिक के आवेश की तुलना में बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्योंकि जो फोर्स कर रही है, जो इफेक्ट है, ये परिरक्षण प्रभाव होगा। फलस्वरूप इनका आकार तो बढ़ेगा, ठीक है। 5D श्रेणी, 5D सीरीज है ना, 5D सीरीज का आकार अपने ही वर्ग में 4D श्रेणी के तत्वों के आकार के लगभग समान होता है। जो 4D सीरीज है 5D में लगभग दोनों समान होंगे। रीजन लैंथेनाइड संकुचन के कारण। अब चलते हैं 5वें पॉइंट में। संक्रमण तत्वों के आयनों की त्रिज्या का मान एस ब्लॉक के तत्वों के आयनों से कम होती है। संक्रमण तत्वों के आयनों की त्रिज्या, इन आयनों की त्रिज्या है ना, तो इसका जो मान तो एस ब्लॉक के आयनों से कम होती है। जो एस ब्लॉक है ना, इधर वाले, इनकी त्रिज्या से कम हो गई। संक्रमण तत्वों के धनायनों की त्रिज्या अपने परमाणु से कम होती है। जो संक्रमण एलिमेंट्स है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट,
की धनायन की त्रिज्या अपने परमाणु से कम होती है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ये हो गया, ये वर्ग हो गया, इधर बताता हूँ, और ये ले लेना, ठीक है। ये आवर्त सारणी हो गई, ये वर्ग, ये हो गए वर्ग, वर्ग, ये हो गए आवर्त 7, इधर जो 1 2 3 4 18 से 1 से 18 समझ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से मतलब ये इसका ऊपर है, तो इसके ऊपर से नीचे जाने पर, ये ऊपर है तो हम जा रहे नीचे, ठीक है। नीचे जाने पर कोस की संख्या बढ़ती है, कोसों की संख्या तो बढ़ेगी, 3D 4D 5D, कोसों की संख्या बढ़ रही है, बस आकार ही बढ़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था के बढ़ने पर सतही आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। यदि यह बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या का मान घटेगा, कैसे, जैसे ये लोहा है, इधर देखो Fe+2 Fe+3, इसकी होगी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। Fe+2 Fe+3 दिख रहा है आराम से, पेन चेंज करना पड़ेगा क्या, ठीक है। Fe+2 Fe+3, तो यह इसकी संख्या बढ़ रही है, +2 से +3, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आयनिक त्रिज्या का मान घटेगा, तो ये बढ़ेगा ना, तो उनका आयनिक त्रिज्या का मान घटेगा, मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो मतलब ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इनका आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। तो ये होगा Fe+2 और ये होगा Fe+3, तो ये ज्यादा है तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि इनका आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ रहा है, ये ऐसे होगा। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, ये तो बढ़ रही है, लेकिन ये क्या, इसका उल्टा दर्शा रहा है ना, क्या, कि इसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, 3 हो गई, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, कितनी कर दो, ठीक है, समझने के लिए। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, तो इसकी तुलना में इसकी त्रिज्या कम होगी, आयनिक त्रिज्या का मान घटेगा, तो इसकी आयनिक त्रिज्या कम होगी। जैसे ये ले लो मैग्नीज, ये Mn+2 Mn+4 Mn+6 Mn+7 सेम, तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाएगी, 2 से 4, 4 से 6, 7 फिर 8, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेंट स्टेट है ना, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, यह बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी आयनिक त्रिज्या कमी होती जा रही है। जैसे कि Mn+2 है, तो ये देख लो Mn4, ज्यादा ये होना चाहिए, लेकिन होगा क्या, ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी आयनिक त्रिज्या, इसके बदले इसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा है, बस ये दे रखा है। Mn4, इसकी आयनिक त्रिज्या, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा है, तो इसकी आयनिक त्रिज्या इससे ज्यादा होगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम है, सॉरी इससे ज्यादा है, लेकिन जो अपना ये दर्शा रहा है साइन, इसको ज्यादा दर्शा रहा है, क्योंकि इसकी आयनिक त्रिज्या ज्यादा है। ऐसे देखो Mn7 है और इसकी ऑक्सीकरण इससे ज्यादा है, लेकिन आयनिक त्रिज्या इसके बदले Mn+6 की ज्यादा है, तो ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे, 4D और 5D संक्रमण श्रेणी के सदस्यों की निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था के कारण लगभग समान होते हैं, वही लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइट यहाँ पे आया था लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है।
4d/5d संक्रमण इनकी लगभग समान होती है, तो लगभग आकार भी समान होगा। और ऑक्सीजन अवस्था निश्चित, ऑक्सीजन अवस्था निश्चित, जैसे कि देखते हैं क्या दे रखा है इसने, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ये बता रहा है कि जो 4d सीरीज है 5d सीरीज है कि संक्रमण श्रेणी के सदस्यों, संक्रमण श्रेणी के सदस्यों की निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था, निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था में निश्चित अवस्था में आकार समान होता है, आकार समान होता है। किसके कारण? लैंथेनाइड संकुचन के कारण। जैसे कि ZR है +2, लगभग समान होगा HF +2 से, ठीक है। से कैडमियम है CD +2, लगभग समान है Hg +2, ये हो गया मरकरी। क्या बोल रहे हैं कि ये 4d का हो गया 5d का हो गया दोनों, ठीक है। और संक्रमण से सदस्य की निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था में, निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था मतलब दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था समान, इसके भी +2 है, इसके भी +2 है, और अवस्था में आकार समान होता है, लगभग आकार समान। तो ये बता रखा है। अब चलते हैं आगे। धातु प्रकृति, धातु प्रकृति अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जो धातु की जो प्रकृति है ना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आपको मैंने ये बताया था, इसका एग्जांपल देता हूं अभी मैं। हाँ, ये जो फास्फोरस होते हैं ये बहुत मजबूत भी होते हैं, इनमें आपस में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो बंध बनाते हैं, ये बहुत मजबूत, जैसे जैसे कि अपने वर्ग में नीचे नीचे जाएंगे तो जो पुअर सीड है, जो एलिमेंट्स वो जो बढ़ते जाएंगे ना, तो उनकी वो समता भी बहुत मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे सोडियम है और ये लोहा है, तो ये इसका डी उपकोष और ये इसमें जो मतलब ये तो यहीं पे आके खत्म हो रहा है एस नंबर में, लेकिन ये यहाँ पे बहुत काफी स्ट्रॉन्ग है इसके बदले में, क्योंकि ये सोडियम है, उसको अपन आराम से चाकू से काट लेते हैं। लेकिन लोहे को काट सकते हैं क्या? लोहे को आसानी से नहीं काट सकते ना। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि जिसका ये कोष है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3d10 सॉरी 3d6 4s2 यहाँ तक आ रहा है। सोडियम इसका परमाणु क्रमांक 11 होगा, और यहाँ तक ये होगा, यहाँ तक सीमित है, इसके अंदर एक है, तो ये इस पे वीक होगा, और ये इसके बदले में काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल लोहा है, इसको हम लोहे अपन चाकू से नहीं काट सकते, तो बस इन्हीं का है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। हाँ, और ये सोडियम है ना, सोडियम जो अपन इसको पानी में डालते हैं तो पटाखे की तरह उस पानी के अंदर पटाखे की तरह करने लग जाता है, मतलब आवाज आती है। सोडियम वो होता है। आप ये भी लैब में गए हो ना गए हो तो एक बार देखना सोडियम को, तो जैसे कि इसमें थोड़ा सा पानी में डालते हैं ना, तो उछलने लगता है पानी के अंदर, आग सी आग आती है, वो सोडियम होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चन IDP MD में भी आते हैं, और 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। एक बार आप डायग्राम समझ लोगे तो आप लैंग्वेज खुद से बना दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।